हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। तो इसका आंसर होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय से मतलब होता है इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। यह एक अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, मॉलिक्यूलर है या आयनिक है, स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है। तो इसका भी आंसर होता है कि ये रिएक्शन आयोनिक रिएक्शन है। आयोनिक रिएक्शन मतलब मीन्स आयनिक अभिक्रिया, क्योंकि यह रिएक्शन आयनों के बीच में होती है। और जो आयनिक रिएक्शन होती हैं वो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती हैं, तीव्र रिएक्शन होती हैं। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है या तीव्र क्रिया है, तीव्र अभिक्रिया है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। अब क्वेश्चन आता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या है। तो इसका आंसर है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की परिभाषा को हम एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड लिया है हमने AB। इस कंपाउंड में एक पार्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज पहले आता है, नेगेटिवली चार्ज आयन या रेडिकल्स बाद में आता है। और दूसरा कंपाउंड लें, फॉर एग्जाम्पल CD, तब इसमें C पॉजिटिव और D नेगेटिव होता है। तो क्लियर है कि जो कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड, सहसंयोजक कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। तो इसका आंसर है आयनिक कंपाउंड या सॉल्ट। इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, AB प्लस CD अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इससे AD प्लस BC का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके आधार पर या इस रिएक्शन के आधार पर या इस समीकरण के आधार पर हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया था A पॉजिटिव, B नेगेटिव, C प्लस और D नेगेटिव। तब वह अभिक्रिया जिसमें आयनों या रेडिकल्स, वह अभिक्रिया जिसमें आयन या मूलक रेडिकल्स का आदान प्रदान होता है, गिव एंड टेक, एक्सचेंज या विनिमय। एक रेडिकल देता है कंपाउंड और दूसरा रेडिकल ले लेता है, का आदान प्रदान
या एक्सचेंज होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन में आप इसको देखें, ए जो कि पॉजिटिव चार्ज है दूसरे कंपाउंड के डी के लिए ले लिया है और अपना जो पार्ट है बी इसको दे दिया है। इसमें ए प्लस और डी माइनस मिलके ए डी बना रहे हैं। इसी प्रकार बी माइनस और सी प्लस मिलके बी सी बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, आयंस या रेडिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है, मूलकों का एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है जब हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 के विलयन में सोडियम सल्फेट Na2SO4 का विलयन मिलाते हैं, तब BaSO4 बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन में BaCl के लिए दे रहा है और Cl की जगह पर SO4 के लिए ले रहा है। इसी प्रकार NO SO4 के लिए दे रहा है और Cl के लिए ले रहा है। तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसी प्रकार AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl मिला दिया जाता है, तब KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस AgCl प्राप्त होता है, जो कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यह भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि हम एक रिएक्शन और ले लेते हैं, NaOH, इसको इस तरह से लिख लें, HCl प्लस NaOH gives you NaCl प्लस H2O, तब ये रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो कि वास्तव में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और ये दोनों रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। तो अब हम टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकारों की स्टडी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सिंपल डेफिनेशन थी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसके टाइप्स हमें लेना है, ये कितने प्रकार की होती है। तो वो रिएक्शन जिसमें आयनों या मूलकों की एक्सचेंज होती है या अदला बदली होती है या आदान प्रदान होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। इसके बाद इसके टाइप्स
टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रियाएं। आप इसको साथ साथ लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। ये आपकी क्लासरूम स्टडी है। जैसा कि आप क्लास में पढ़ते हैं, कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, तब आपके लिए कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा। और यदि कंसंट्रेशन कहीं भी ब्रेक होती है, तब आपको जिस प्रकार से क्लासरूम में समझ में नहीं आता है, यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो फिर से बैक करना पड़ेगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है उसकी स्टडी करेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसके लिए शॉर्ट में लिख दिया है पीपीटी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अभिक्रिया। क्वेश्चन आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। आपके लिए कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट या अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या रिएक्टेंट परस्पर मिलकर एक प्रेसिपिटेट या अवक्षेप का निर्माण करते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जो ये अवक्षेप होता है, यह अवक्षेप सामान्यतः जो रिएक्शन के दौरान जब बनता है इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है। लेकिन यदि इसमें हम कोई उचित विलायक मिलाते हैं, एक परफेक्ट सॉल्वेंट डालते हैं, तब ये सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जब ये रिएक्शन के दौरान बनता है, तब ये अवक्षेप हमेशा अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, जिसमें अभिकारक परस्पर मिलकर अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। रे डायग्राम से इसकी मैंने डेफिनेशन यहां पर मेंशन कर दी है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और अवक्षेप के लिए हम एक उल्टे एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे BaCl2 और Na2SO4, ये दोनों एक्वस या इसके जलीय विलयन है। ये भी इसका जलीय विलयन है। उल्टा एरो अवक्षेप के लिए NaCl भी जलीय विलयन के रूप में रहता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा वाला एग्जाम्पल भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का है, अवक्षेपण रिएक्शन का है। इसके बाद हम इसका जो दूसरा टाइप होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है और दैनिक जीवन में हमारे काफी काम में भी आती है।
इसकी स्टडी करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, हम इसकी भी स्टडी करेंगे। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसकी सिंपल डेफिनेशन आपके लिए लर्न है। अम्ल और क्षार मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का कोई उपयोग होता है अथवा नहीं होता है, तब इस कंडीशन में आपका आंसर होना चाहिए ए, रिएक्शन दैनिक जीवन में भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इसकी स्टडी करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए भी हम सिंपल वर्ड्स में आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वह रिएक्शन जिसमें एसिड व बेस, अम्ल व क्षार, एसिड अम्ल व बेस क्षार परस्पर मिलकर सॉल्ट व वाटर का निर्माण करते हैं। सॉल्ट एक लवण होता है, वाटर जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लिखाई है नीचे, HCl प्लस NaOH gives you NaCl प्लस H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटलिक ऑक्साइड भी बेस होते हैं, MgO प्लस H2SO4। तब इससे जो प्रोडक्ट बनता है वह बनता है MgSO4 प्लस H2O, मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर। ये रिएक्शन उदासीनीकरण रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन में H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस सारे यूनिपॉजिटिव हैं, Mg प्लस प्लस O माइनस माइनस H प्लस SO4 माइनस माइनस। तो जो आप फार्मूला बनाते हैं डिफरेंट इनऑर्गेनिक साल्ट्स के, उसी बेस पे इस रिएक्शन के लिए भी आप बैलेंस कर सकते हैं, पूरी तरह से इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसका डेली लाइफ में कोई यूज है या नहीं है। तो इसका आंसर है कि डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है। जब हमें कोई इस तरह का एनिमल काट लेता है जिसके स्टिंग में या डंक में कोई भी एसिड होता है, जैसे चींटी, इसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, तो इसके एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यदि हम इसको एक क्षार से धो लें, जैसे कपड़े धोने वाला साबुन जिसमें क्षार होता है, तब इस एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है कि यदि हमें जब एसिडिटी हो जाती है और खट्टी डकारें वगैरह आती हैं,
तब हम किसी भी एंटीसिड का यूज करते हैं, और ये एंटीसिड जो बॉडी में एसिड बनता है उसको उदासीन कर देता है, क्योंकि ये मुख्यतः क्षार होता है, बेस होता है। कोई भी बेस आपको इस प्रकार से इनटेक नहीं करना है, ओरली खाना नहीं है। एसिडिटी जो डॉक्टर आपके लिए देता है आपको वही उसी वाले बेस का यूज करना है, उसी एंटासिड का आपको यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी जिसकी आपने स्टडी की है। जो कोलगेट वगैरह जो टूथपेस्ट होते हैं इनमें हल्का सा बेस होता है, जिससे कि ये हमारे टीथ में बनने वाले एसिड के लिए उदासीन कर देते हैं और टीथ साफ हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अलावा और भी कोई केमिकल रिएक्शन है। तो मैं आपको इस वीडियो में दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन या एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन के बारे में और कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा, उसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। तो इसके बाद जो हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं वो केमिकल रिएक्शन है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। हम इसी की स्टडी करेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे, इसके पश्चात हम इस पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस की भी स्टडी करेंगे, जिसमें रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस नहीं लेंगे। अभिक्रिया क्या होती है परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित लिखिए, बल्कि इसमें कुछ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन का हम उसमें यूज करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी अधिक क्लियर होंगे। 2 या 3 वीडियो लेते जाएंगे और उसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन आता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन है, तो इसका भी यही आंसर रहेगा कि ये रिएक्शन अनुत्क्रमणीय रिएक्शन है। अनुत्क्रमणीय जो केवल एक ही दिशा में चलकर पूरी हो जाती है। अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन की लिए हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या है। तो इसकी परिभाषा हम सिंपल वे में निम्न प्रकार से लिखते हैं, A प्लस बी, इससे AB प्लस एनर्जी, अर्थात वे केमिकल रिएक्शन जिनमें अभिकारकों के मिलकर परस्पर उत्पाद बनाने के दौरान या उत्पाद बनाते समय एनर्जी का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी केमिकल रिएक्शन या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। वे रिएक्शन, और शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, जिनमें ऊर्जा एक किसी भी रूप में हो सकती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, फोटो एनर्जी, जिनमें
ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। यदि आप इसका नाम देखें तब एक्सो का मतलब होता है आउट, थर्मिक का मतलब होता है हीट एनर्जी या एनर्जी, अर्थात इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। ऊष्मा छेपी मतलब बाहर निकलना, ऊष्मा मतलब हीट एनर्जी या एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी होती हैं। तो अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले जब हम जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कि यूज हम दीवारों के ऊपर लगाने में करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड पर जब हम जल मिलाते हैं, वाटर का यूज करते हैं, तब हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे स्पष्ट है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना प्लस हीट एनर्जी। इस प्रकार की रिएक्शन में प्रोडक्ट के पास प्लस हीट दिया रहेगा, और यदि प्रोडक्ट के पास प्लस हीट नहीं है तब ये इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ए बी माइनस हीट गिव्स यू प्रोडक्ट। इस प्रकार से भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वह होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फिजिकल चेंज में भी हो सकती है, भौतिक परिवर्तन में भी हो सकती है, और रासायनिक परिवर्तन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ये रिएक्शन भी नाभिकीय विखंडन, इसी पर हमारे नाभिकीय रिएक्टर, इसी सिद्धांत पर नाभिकीय रिएक्टर कार्य करता है, लेकिन इसमें नियंत्रित श्रृंखला होती है, और परमाणु बम इसमें अनियंत्रित श्रृंखला होती है, लेकिन दोनों नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं। नाभिकीय संलयन जो कि सूर्य में होता है, और इसी नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन, विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन हो जाता है। इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन, किसी भी एनिमल में रेस्पिरेशन या श्वसन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है, और इसी के साथ साथ एनर्जी भी उत्पन्न होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए प्रयुक्त होती है। इसके बाद इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, इसका मैंने बताया था कि इसमें एक स्लो रिएक्शन भी होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन
यहां पे दिख रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये काफी स्लो गति से या काफी धीमी गति से होने वाली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है कि जितनी भी एक कंबस्टन रिएक्शन होती हैं, दहन अभिक्रियाएं होती हैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन की हो या किसी भी कंपाउंड की हो, वो सारी कंबस्टन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। जैसे मेथेन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, एथेन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, एथीन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, बेंजीन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, टोल्यूइन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, कोई भी कंबस्टन रिएक्शन जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऑल कंबस्टन रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी एक्सप्लोजन होता है, कहीं पर भी विस्फोट होता है, वो सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। इसमें ऑल कंबस्टन रिएक्शन, दहन अभिक्रियाएं, ऑल कंबस्टन या दहन अभिक्रियाएं, सारी कंबस्टन या दहन अभिक्रियाएं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद कुछ जैसे मेथेन ही ले लें हम, CH4, जिससे CO2, कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, जब भी इसका कंबस्टन होता है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाती है। CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O, रिएक्शन के लिए आप बैलेंस कर लेना, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाती है। इसके बाद एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ये सारी कंबस्टन रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ये सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होती हैं। अब क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे अधिकतर गलती करते हैं एंट्रोपी के बारे में, कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंट्रोपी और एंथैल्पी, इसमें हमें एंट्रोपी तो नहीं लेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस वो नहीं लेना है हमें एंट्रोपी, हमें बात करना है एंथैल्पी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज किस प्रकार का होता है, तो इसका आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है, या एंथैल्पी चेंज ये हमेशा ऋणात्मक होता है। आपको ये प्लस चिन्ह देखकर वहां पर धनात्मक टिक नहीं करना है, आपको ऋणात्मक टिक करना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, इसकी यहाँ पे हम थोड़ी सी यहाँ पर डेल्टा H एंथैल्पी चेंज इक्वल टू डेल्टा HP माइनस डेल्टा HR, जहां पर जो प्रोडक्ट होते हैं ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है, HP P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स मीन अभिकारक। तब इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के लिए एंथैल्पी का मान अधिक होता है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी अधिक होती है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होती है। इसलिए
इसके लिए डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज का मान नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसकी स्टडी कर ली है। इसके बाद हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है इसकी स्टडी करेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सारे टॉपिक हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी लेंगे। जहां पर एक्सोथर्मिक लिखा हुआ था वहां पर करना है एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी। 6P की जगह पर करना है सिर्फ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन ये भी मुख्यतः इरिवर्सिबल होती हैं। ये भी इरिवर्सिबल होती हैं। इनका जो नाम होता है एंडो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और थर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी। अर्थात वे रिएक्शन जिनके कंप्लीट होने के लिए हमें बाहर से या आउटर सोर्स से ऊष्मा देनी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अर्थात ये इसकी डेफिनेशन है, वे रिएक्शन जिनके होने के लिए या जिनके संपन्न होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। इसको हम अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, वे रिएक्शन जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन, ऊष्मा शोषी। एक्सोथर्मिक में ऊष्मा का यदि मैंने अवशोषण बोल दिया है तब आप उसको क्या कर लेंगे, उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। थोड़ा हो सकता है गड़बड़ हो गया हो तो आप उसको वहां पर भी सही कर लें। वे रिएक्शन जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। क्वेश्चन आता है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। इसके जो एग्जाम्पल हैं उसके एग्जाम्पल में केमिकल और फिजिकल दोनों प्रकार के चेंज आते हैं। इसके एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन, सबसे पहले यदि आप देखते हैं कि जो वाष्पन होता है वेपोराइजेशन, जिसमें वाटर या पानी
बाष्प बन के हो जाता है, प्रत्येक टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। ए वेपोराइजेशन की रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सबसे पहला वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए बाह्य स्रोत से या एक्सटर्नल स्रोत से, सोर्स से ऊष्मा लेती है। इसके बाद अभी थर्ड फिजिकल चेंज ले ले, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, जल का उबलना, ये सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन आता है कि कोई केमिकल रिएक्शन भी होना चाहिए जिसमें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, तब ये है कार्बन का सल्फर के साथ रिएक्शन। इसमें CH2 माइनस 45 किलो कैलोरी, एनर्जी 45 नहीं होना चाहिए, इसमें 20 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। और यदि इसमें हम ले लें दूसरी रिएक्शन N2 प्लस O2 ट्वाइस NO माइनस 45 किलो कैलोरी, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, उत्पन्न होती है, बोल दिया। इसके लिए आवश्यकता होती है, ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी तक इस रिएक्शन के लिए ले जाती है, जिससे कि ये रिएक्शन होती है। इसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक होती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब क्वेश्चन आता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज किस प्रकार से होता है, या एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होता है। तो इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह पॉजिटिव होता है, इंडो के लिए पॉजिटिव, एक्सो के लिए नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम लिखते हैं डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा HP एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HR एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, उत्पादों की एंथैल्पी, अभिकारक की एंथैल्पी, तब इसमें से प्रोडक्ट की एंथैल्पी का मान अधिक होता है और उत्पाद की एंथैल्पी का मान कम होता है, जिससे स्पष्ट है कि जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह धनात्मक होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था कि कंबस्टन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो कि एक्सोथर्मिक भी होती हैं और एंडोथर्मिक भी होती हैं। जैसे AC+2SN2+O2, ये संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशनल रिएक्शन है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एडिशनल रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, ऊष्मा छेपी जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और एंडोथर्मिक जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ये भी हो सकती है। अर्थात जो कंबस्टन रिएक्शन है, दहन अभिक्रिया है, दहन नहीं
कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस प्रकार की होती है, एक्सो भी हो सकती है और एंडो भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझ में आ गए होंगे। यदि ये आपकी समझ में आ गया तो तब आप इस वीडियो के लिए लाइक कर लें और चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि इसको पढ़ाते समय मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बोल दिया है, तब आप उसको ऊष्मा का उत्सर्जन कर लें। ये हो सकता है इसमें मिस्टेक हो गया हो, तो आप इसको सही करके इसकी स्टडी कर लें। थैंक यू।